नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था के तीसरे वीडियो के अंतर्गत प्रमुख शब्दावली। प्रमुख शब्दावली के अंतर्गत ये हमारा पहला वीडियो होगा और ये कुछ ऐसी शब्दावली हैं, अगर आप इनको नहीं सीखेंगे तो अर्थव्यवस्था को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसके हमें 3-4 वीडियो करने पड़ेंगे छोटे-छोटे, जहाँ से कुछ प्रमुख टर्मिनोलॉजी हैं उनको हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें एक आता है आपका बंध पत्र। अगर हम बंध पत्र की बात करें तो देखिए होता क्या है बंध पत्र में, ये मुख्य रूप से एक कागज का टुकड़ा होता है। जैसे कि आप थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। मान लीजिए गांव में आपने किसी व्यक्ति ने गांव में एक व्यक्ति से पैसे लिए और उसने क्या किया, उसने कागज पे लिखवा लिया कि भाई इतने दिनों के लिए इन्होंने हमसे इतने पैसे इतने ब्याज पे लिए हैं और वो समय पूरा होते ही इनको लौटाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लौटाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं, या तो आप मान लीजिए वो पैसा ज़मीन के लिए लिया है या उसमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं वो लोग। तो ज़मींदार लोग ऐसा करते हैं मुख्य रूप से। लेकिन अगर हम एक वर्तमान में सरकार की बात करें तो सरकार को मान लो अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या करती है, किसी भी देश की सरकार हो तो वो उस देश के केंद्रीय बैंक के पास में जाएगा और उससे पैसा मांगेगा। बोलेगा भाई इतना पैसा हमको चाहिए और इतने दिनों के लिए। तो बैंक क्या करेगी, बैंक जो है बंध पत्र रेडी करेगी, यानी कि डिबेंचर आपका रेडी करेगी और उस पे लिख देगी कि फला सरकार यानी कि फला व्यक्ति ने, मुख्य रूप से जितने भी ये सौदे होते हैं राष्ट्रपति के नाम होते हैं किसी भी देश का हो, तो उसमें लिख दिया जाएगा कि इतने इतने पैसे लिए हैं, इतने दिनों के बाद में लौटा दिया जाएगा। एक तरीके से एक आप जमानत मान सकते हो किसी चीज़ को लेकर के। तो वही बंध पत्र आपका है ये, कि कागज का एक ऐसा टुकड़ा जिस पर एक निर्धारित अवधि के पूरे होने पर भविष्य में मौद्रिक प्रतिफल का वादा लिखित होता है। बंध पत्र फर्म या सरकार के द्वारा लोगों से पैसा उधार के लिए जारी किया जाता है। जैसे अब मुख्य रूप से भारत सरकार कई ऐसे जो बंध पत्र है जारी करती है, आप समय समय पे न्यूज में पढ़ते होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मूल्यह्रास की। देखिए मूल्यह्रास ये बहुत ही मुख्य रूप से आपको समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए घर में कोई मशीन आती है, अब उसकी कीमत कैसे आंकी जाएगी। मान लीजिए उसको 1 साल के बाद में बेचना है। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 साल तक वो बिना खराब हुए बिना टूटे फूटे चलती रही, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो पैसा लगा होगा। तो आप चाहेंगे जो पैसा लगा है हमारा उसकी लागत सहित हमको मिल जाए। तो पूंजी स्टॉक में एक कालावधि के अंतर्गत टूट फूट या अवक्षय को हम मूल्यह्रास कहते हैं। जब हम राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे तो इस मूल्यह्रास को, डेप्रिसिएशन को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से मूल्यह्रास हमारी जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उस पर एक इफेक्ट डालता है और वहाँ पे हम जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है कि सीधा सा आप समझ लीजिए सीधे छोटे शब्दों में, कि कोई भी देश जब अपने मुद्रा में अपने मन से गिरावट कर दे। एक होता है कि जो बाजार होता है, बाजार में नियंत्रण में होता है जब किसी करेंसी का अप एंड डाउन होता है, ठीक है। लेकिन जब सरकार की मंशा होगी पैसे की कीमत को गिराना है तो उस स्थिति को हम अवमूल्यन कहते हैं। इसके कई सारे फायदे हैं और ये जो चीन है ये समय समय पर इस अवमूल्यन को अपनाता है अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। अब मान लीजिए इसमें होता क्या है, कोई भी देश है वहाँ का अगर निर्यात कम हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो क्या करेगा, वो अपने पैसे की वैल्यू गिरा देगा। और जैसे ही पैसे की वैल्यू गिरती है, इससे क्या होता है कि जो विदेशी व्यापार है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। इसका रीज़न क्या है, मान लीजिए भारत ने अपने जो करेंसी है रुपया की कीमत गिरा दिया। वर्तमान में लगभग 80 रुपये के आसपास मान लें तो प्रति डॉलर 80 रुपये की कीमत पे चल रहा है। अगर यही जब इसकी वैल्यू गिरेगी तो मान लीजिए ये 85 रुपये हो गया, यानी 85 रुपये आप पे करिए और $1 आपको मिलेगा, या यूँ कहें कि $1 के बदले आपको 85 रुपये दिए जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है कि विदेशी लोग एक तरीके से आकर्षित होते हैं उस देश में। क्यों? क्योंकि उनका ₹1 फिक्स है, यानी कि $1 फिक्स है, लेकिन पहले उसके बदले हमको 80 रुपये मिलते थे, लेकिन अब कितने मिल रहे हैं, अब मिल रहे हैं 85 रुपये। इससे क्या होगा, मान लीजिए पहले 20-20 रुपये की 4 बोतल आती थी तो 4 ही बोतल मिल पाएंगी पानी की, लेकिन अब क्या होगा 85 रुपये में उसको 1 बोतल के साथ में 5 रुपये भी बच रहे हैं, जिससे वो बिस्किट वगैरह भी खरीद सकता है। तो ये एक बड़े लेवल पे किया जाता है सरकारों के द्वारा, जिससे क्या होता है कि जो अन्य देश हैं, जैसे ही मुद्रा सस्ती हुई तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि मुख्य रूप से अधिकतर जो व्यापार है विदेशी व्यापार वो डॉलर में ही होता है, तो इसीलिए डॉलर की अपेक्षा कोई भी देश हो अपनी मुद्रा की
कीमत में गिरावट करता है तो उस स्थिति को अवमूल्यन कहते हैं। ये तभी होता है मुख्य रूप से जब कोई देश वित्तीय आपात से या वित्तीय एक तरीके से जोखिम से गुजर रहा हो, उससे उभरने के लिए इससे क्या होगा, उसका निर्यात मुख्य रूप से बढ़ जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें हम उत्पादन के 4 कारक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उत्पादन का एक कारक है, या फिर आपसे पूछ लेगा कौन सा कारक नहीं है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। इनमें 4 कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है भूमि, फिर आता है श्रम, फिर पूंजी, और नेक्स्ट आता है आपका उद्यमिता। अब देखिए इसमें कैसे समझेंगे हम। मान लीजिए आपके पास भूमि नहीं है, तो भूमि नहीं है तो आप क्या उस पर आप फैक्ट्री या कंपनी कहाँ पे आप डेवलप करें, कहाँ पे बनाएंगे? और आपके पास पैसा नहीं है तो कैसे बनाओगे? ठीक है, यानी कि आपके पास पैसा आ गया, श्रम नहीं है तो आप लेबर नहीं है आपके पास में, तो किस तरीके से कंपनी खड़े करेंगे? तो ये सभी जो चारों चीज़ें हैं, चाहे वो भूमि हो, भूमि नहीं होगी तो आपके पास में बिल्डिंग नहीं होगी, पूंजी नहीं होगा तो आप ना ही भूमि खरीद पाओगे और ना ही उस पर आप बिल्डिंग बना पाओगे, अगर श्रम नहीं होगा तो आप काम नहीं करवा पाओगे, और आपके पास अगर उस इन सब चीज़ों की करने की दक्षता नहीं होगी, उद्यम वृत्ति नहीं होगी, आप जानकार नहीं होंगे, तो ये सब करने में आपको किसी भी तरीके से कोई सहायता नहीं करने वाला है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, यानी कि उद्यम वृत्ति। ये उत्पादन के 4 कारक हैं। जब तक चारों में से अगर कोई भी इनमें से कमी है तो उस क्षेत्र का जो उत्पादन है या उस व्यक्ति का उत्पादन संभव नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सरकार। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सरकार क्या है। अगर हम संविधान का अनुच्छेद 12 और 35 पे एक नज़र डालें तो उसमें लिखा है राज्य। राज्य की परिभाषा दी गई है। अब राज्य की परिभाषा क्या होती है मुख्य रूप से समझें। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत लगा करके राष्ट्रपति से एक चपरासी तक जो भी कर्मचारी है वो सभी सरकार के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो वर्तमान में सरकार बोल सकता हूं अपने आप को, क्योंकि मैं केंद्र सरकार के अंतर्गत एक विभाग में काम कर रहा हूं। तो इसमें क्या कहा गया है कि राज्य जो देश के कानून व्यवस्था कायम करता है और कर एवं शुल्क लगाता है, कानून बनाता है और नागरिकों के आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करता है, मुख्य रूप से वही सरकार है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप संविधान में जाएंगे तो अनुच्छेद 32 और 35 में इसका मुख्य रूप से विस्तृत वर्णन किया गया है, वहां से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम खुली बाजार की जो क्रिया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मुख्य रूप से ये केंद्रीय बैंक, यानी कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मुख्य रूप से आपका आरबीआई के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, इसको एक तरीके से मॉनिटर किया जाता है। इसमें क्या है, केंद्रीय बैंक के द्वारा आम जनता के बंध पत्र बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या कमी की जा सके। इसमें क्या है कि एक तरीके से आप शेयर मार्केट बोल सकते हो एक तरीके से। इसमें क्या है, सरकार का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, वो समय समय पर एक तरीके से बंध पत्र जारी करती रहती है। जैसा मैंने सबसे पहला पढ़ा था कि बंध पत्र क्या होता है, एक कागज होता है जिसपे एक तरीके से शपथ लिखी होती है कि मैं इतने रुपए इनको दे रहा हूँ और इतने समय के बाद में इनको वापस करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट बात करेंगे बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी जो आर्थिक शब्दावलियां हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इनको नहीं समझ पाते हैं तो आपको अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाली है। यकीन मानिए, हम अपनी भाषा में आपको समझाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।